नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। हम स्थानीय विधायक जितने हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे बातचीत का एक सिलसिला चला रहे हैं, रूबरू नाम का। आपने देखा होगा, हमने 2 विधायकों के इंटरव्यू अभी तक पोस्ट किए हैं उसमें, और आज तीसरे विधायक जिनके साथ मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रमोद कुमार शर्मा, ये बलौदाबाजार के विधायक हैं। इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको अभी बताता हूँ, फिर हम इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 6 महीने से कम वक्त रह गया है और एक सुगबुगाहट शुरू हो गई है अलग अलग राजनीतिक दलों में, सत्तारूढ़ पार्टी में, विपक्ष में, जो तीसरी पार्टी है यहाँ की बड़ी जोगी कांग्रेस, उसमें बसपा के भी कुछ विधायक हैं यहाँ पे। ऐसा कुल मिलाकर एक सुगबुगाहट चल रही है कि कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन किस पार्टी में रहेंगे, किसको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसे में हमने हमारे टीवी चैनल के एक दोस्त हैं, उनके सुझाव पे हमने ये नाम रखा है। इस कार्यक्रम का थोड़ा अटपटा नाम है, मेरी भाषा नहीं है, लेकिन नाम अच्छा है चुनाव के हिसाब से, डंका या लंका, कि जो विधायक हैं यहाँ पे उनका डंका बजेगा अगली बार या उनकी लंका लग जाएगी, जैसा कि एक फिल्मी भाषा में अभी कहा गया है। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का ये नाम रखा है। इसका एक दूसरा नाम रूबरू भी है, कि हम रूबरू हो रहे हैं विधायक के, कि उनसे बात करें कि उनके विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है, उनको क्या संभावना दिखती है, उनको टिकट क्यों मिलनी चाहिए अगली बार, उनकी जीत की क्या संभावना है। ऐसे कई सवालों पर हम विधायकों से ही जानते हैं कि उनके इलाके का क्या हाल है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो अधिकतर सीटों पे अभी काबिज है। 70 से अधिक सीटों पर कांग्रेस काबिज है, 15 से कम सीटों पर भाजपा है, 3 सीटों पर अभी जोगी कांग्रेस है, जिनके कि प्रमोद कुमार शर्मा जी एक मेंबर हैं, 3 में से एक हैं। 5 जीते थे, इसमें से 5 में से अजीत जोगी जी दुर्भाग्य से नहीं रह गए। एक देवव्रत सिंह, उनका भी देहांत हो गया, तो 2 उस तरह से कम हो गए। जोगी कांग्रेस के 5 विधायक 2018 में जीत कर आए थे, जिसमें से 2 नहीं रह गए, 3 बचे। 3 में से एक धर्मजीत सिंह, ये पार्टी से निलंबित चल रहे हैं। तो अब पार्टी में 2 विधायक बचे, एक रेणु जोगी हैं और एक प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, जो बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती रही है, और ऐसी महत्वपूर्ण सीट है कि आज कांग्रेस और भाजपा के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर किसी एक सीट पर नज़र लगाए हुए हैं, तो ऐसी चुनिंदा सीटों में से बलौदाबाजार भी एक है। तो हम प्रमोद जी से ही आगे वहाँ के बारे में सुनते हैं। प्रमोद, आपका बड़ा स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका जी। और कैसी सीट है? आप पहली बार के विधायक थे, 2018 में आप चुनाव लड़े और कांग्रेस को आपने हराया, भाजपा को तीसरे नंबर पे धकेला, और कांग्रेस से आप शायद 2200 वोटों से जीत कर आए थे। जी, बलौदाबाजार विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र है। हाँ, और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहाँ का महत्व भी अलग है। हाँ, और बलौदाबाजार जिला ऐसा जिला है जिसमें गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली भी है और कबीर का धाम भी है वहाँ। हाँ, और उस हिसाब से देखा जाए छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण सीट बलौदाबाजार की है। हाँ, और मैं समझता हूँ कि 90 विधानसभा में अगर देखें तो चौथे या 5वें नंबर में राजस्व के मामले में वहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होता होगा बलौदाबाजार से। ऐसा जी। बलौदाबाजार की मंडी भी बड़ी है क्या? भाटापारा या बलौदाबाजार के? नहीं, बलौदाबाजार जिले में भाटापारा की मंडी है, जो छत्तीसगढ़ के जिले में। हाँ, चौथे या 5वें हाँ, नंबर पे आसपास या पहला नंबर होगा, मेरे ज़्यादा जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी मंडी है छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छा उनका स्थान है। हाँ। अभी हमने रंजना साहू को इंटरव्यू किया था, धमतरी मंडी के बारे में मैं पूछना चाह रहा था जी। तो उन्होंने बताया था कि शायद प्रदेश की 3 सबसे बड़ी मंडी में भाटापारा भी है। हाँ जी, भाटापारा की मंडी तो बहुत बड़ी मंडी है। हाँ, और वहाँ से करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से भी किसान वहाँ अपने फसल लेके आते हैं वहाँ। और व्यापारी भी बहुत ज़्यादा वहाँ आते हैं धान खरीदने के लिए, इसलिए बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है। व्यवसायिक के क्षेत्र में भाटापारा बहुत अच्छा रहा है। और बलौदाबाजार जो है जिला चूंकि नया बन गया है, जी, तो ये सीमेंट का बड़ा केंद्र है, सीमेंट खदानों का, सीमेंट कारखानों का। बलौदाबाजार विधानसभा में
6 सीमेंट प्लांट है। हाँ। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन बलौदाबाजार में, और क्या छत्तीसगढ़ में तो बाकी जगह एक या दो हैं, है नहीं। बलौदाबाजार में सबसे ज़्यादा है। और मैं बोलता हूँ अगर इंडिया से अगर पूरा देखे भारतवर्ष से तो तीसरे या चौथे नंबर में बलौदाबाजार की स्थान है। 48,000 टन से 50,000 टन का क्लिंकर का यहाँ से निर्यात बलौदाबाजार से होता है, जिसमें अगर भारत देश के जो अगर सीमेंट का रॉ मटेरियल है जिसको क्लिंकर बोलते हैं, 48 से 60,000 टन का पर डे का डिस्पैच है बलौदाबाजार। पर डे का यहाँ से कच्चा माल बना के बाहर की प्लांट में भेजते हैं, और यहाँ भी बनाते हैं। यहाँ कम मात्रा में बनाते हैं। यहाँ अगर 20% बनाते हैं तो 80% बाहर भेजते हैं। ये क्यों है कि यहाँ बनाते कम है और कच्चा माल बाहर भेजते हैं? यहाँ मतलब यहाँ पे खनिज ज्यादा है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे चूना पत्थर ज्यादा है, इसलिए यहाँ से खुदाई करके यहाँ पे क्लिंकर बना के बाहर ज्यादा भेज रहे हैं। यहाँ इतना खपत नहीं है, लेकिन यहाँ के चूना पत्थर से बाकी पूरे देश भर में जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मात्रा में जाती है यहाँ से। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम बहुत बड़ा होगा आपके इलाके में? अगर बलौदाबाजार का देखा जाए ट्रांसपोर्ट के काम में, तो कोरबा साइड का एरिया खदान का कोयला का अगर छोड़ दें तो फिर चौथे पांचवें नंबर है बलौदाबाजार है। तो ये सड़कें भी तबाह बहुत होती होंगी इससे। सीमेंट प्लांट की इतनी मनमानी है कि शासन की कितनों भी नियम रहे, ओवरलोड चलाना वहाँ पे दबाव डाल के चलवाते हैं कि रेट को इतना कम कर देते हैं कि ट्रांसपोर्टर बहुत ही परेशान है। और ये मनमानी ढंग से सीमेंट प्लांट वाले की दादागिरी बोला जाए, मनमानी कहा जाए, तो इस तरीके से वहाँ से रोड का किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है। आए दिन जाम रहता है। आज ही बरसात का दिन है, आज ही सड़क में गाड़ी खड़ा कर दी थी, 2-2 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। इनका ना पार्किंग का व्यवस्था है ठीक से, और मतलब ट्रांसपोर्टिंग के देखा जाए तो दृष्टिकोण से वहाँ की व्यवस्था बहुत ही चरमराया हुआ है बलौदाबाजार। यानी वहाँ से उद्योग कमाई कर रहे हैं, लेकिन सड़कों को तबाह भी कर रहे हैं और सरकार का कोई काबू नहीं है। एक मोहरा रोड है जहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से रामानिर्मी से मोरंगा तक के जाने का है, खरोरा में जुड़ने का। वो रोड की स्थिति इतनी गंभीर है कि आए दिन दुर्घटना हो रहा है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी की 1-2 मृत्यु भी हो गई है। लेकिन ना प्रशासन ध्यान देने वाला है, ना प्लांट वाले पहले मेंटेनेंस करते थे, अब सीधा हाथ खड़ा कर दिए, हम नहीं जानते बोल के। तो बनाएगा कौन उसको? और ओवरलोड चला के जो रोड की जो कैपेसिटी उससे ज्यादा चला खराब भी कर रहे हैं। जी नहीं, तो पहले बनाते थे, अब नहीं बना रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों? पहले बीच में मेंटेनेंस भी कर देते थे। लेकिन अब पता नहीं, अब थोड़ा भी मेंटेनेंस के नाम से कुछ नहीं करते, वहाँ मुरुम बस डाल देते हैं। और बहुत ही बुरा स्थिति अगर है बलौदाबाजार में, तो रोड की बदतर से बदतर स्थिति है, और ना शासन ना प्लांट वाले कोई देखने वाले नहीं है। ये बतलाइए मुझको कि बलौदाबाजार, तो मैं बीच में पढ़ रहा था कि पुलिस का जो एसपी है वहाँ पे बहुत सीनियर ऑफिसर है, शायद डीआईजी रैंक का हो गया था, वो वहाँ एसपी बनाया गया था। कलेक्टर वहाँ पे, काबिल कलेक्टर वहाँ पे रखे गए हैं। तो ये लोग इस मनमानी पे काबू नहीं पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अगर अब मैं खुले तौर पे बोलूँ तो जैसा कंट्रोल करना चाहिए प्लांट में, तो कलेक्टर एसपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वहाँ की स्थिति को। और सीधी सी बात है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है प्लांट वाले लोगों को, इसलिए मनमानी कर रहे हो। क्षेत्र वाले लोग को उपेक्षा कर रहे हैं। बलौदाबाजार सीमेंट प्लांट में आप देखिए, आप एयू में जो शासन के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है कि लोकल वाले को कितने % रोजगार देना है, आप उठा के देख लीजिए। लोकल वाले जो काम करते हैं वहां सिर्फ ठेकेदार के अंदर में, और जो बाहर के जो अन्य प्रांत से आए हैं वो लोग परमानेंट है वहां। लोकल वाले का पेमेंट अगर देखें तो 17 से 18,000 20,000 तक के है। वही काम को अगर अन्य प्रदेश से कोई आके अगर कर रहा है, काम को कोई युवा कर रहा है, तो उनका तनख्वाह 35, 40, 50,000 तक की है। ये भेदभाव है बलौदाबाजार के युवाओं के साथ में। ये क्यों कर रहे हैं? स्थानीय लोगों को क्यों ऐसा कर रहे हैं? जानबूझ के करते हैं ऐसा कि स्थानीय लोगों को जिस प्रकार का महत्व मिलना चाहिए उस प्रकार का महत्व नहीं मिल रहा है। शायद तक उन प्लांट वाले की मंशा है कि लोकल वाले को अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो नेतागिरी होगा, हड़ताल होगा, ऐसा इनका मंशा रहा होगा, पता नहीं ऐसा, क्योंकि लोकल वाले के साथ में बहुत भेदभाव तो हो रहा है। और शासन प्रशासन बिल्कुल किसी प्रकार की कोई इनकी सुध नहीं ले रही है। बेचारे लोकल के जितने युवा हैं बहुत उपेक्षित है। ऐसा? जी। आप तो विधायक हैं, लेकिन विधानसभा में आपने उठाए होंगे ये मुद्दे? विधानसभा में मैं एक बार नहीं, कम से कम 7 से 8 बार इस बात को रखा हूँ, उठाया हूँ। और यहाँ तक कि इनका जो आंदोलन के लिए 1-2 बार मैं आंदोलन भी किया। लेकिन क्या होना क्या है, जब जो कहावत है
सैया भय कोतवाल तो डर भय काहे का, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार का छत्र छाया है। अगर कोई आंदोलन करने वाले पर एफआईआर करते हैं, जैसे कि मेरे ऊपर हुआ एफआईआर युवा बेरोजगार का, जन सुनवाई था। मैं सिर्फ इतना मांग रखा था कि आप लोकल वालों को कितना % देंगे हम रोजगार में, आप मेरे को लिखित में दीजिए, बस इतना ही मांग था। बोले हम लोग रखेंगे लेकिन लिखित में नहीं देंगे। तो हम भी ये बोले कि हम लोग जब तक लिखित में आप इतना % युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, हम जन सुनवाई नहीं होने देंगे। आप लिख के दो फिर होने देंगे। इस प्रकार से उन लोग लिख के नहीं दिए, हम लोग विरोध किए। हमारे ऊपर वहां से शासन वाले जो बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी धारा लगा के एफआईआर किए हैं। यहाँ कुछ आंदोलन ना खुद करते ना किसी करने दे रहे हैं। ये स्थिति है तो कौन देखेगा इनका। ये आपने जो सैया भय कोतवाल कहा, तो मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि सैया कितनी जगह कोतवाल होगा। रंजना साहू को अभी हमने इंटरव्यू किया जी, तो धमतरी में अवैध रेत खदान जितनी चल रही है उसके बारे में भी उन्होंने यही कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वहाँ रेत की इतनी अवैध खुदाई चल रही है, मशीनें लगा के रात दिन खोद रहे हैं। तो उन्होंने भी यही बात वहाँ के बारे में कही। आपके यहाँ भी रेत खदानें हैं क्या? है ना, कसडोल में है, महानदी की हमारा महानदी है जिसमें बहुत बड़ा रेत घाट है। कसडोल विधानसभा कसडोल है, मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं लेकिन जिला बलौदाबाजार है। और रंजना जी बिल्कुल सही बोली है। सही में अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए, ये कांग्रेस की सरकार जब से यहाँ बैठी है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा में है। चरम सीमा मतलब अगर एक प्रकाष्ठा को जो पार कर देते हैं ना, वो है। सिर्फ यहाँ है कि यहाँ सरकार भी ये चाह रहा है कि जाओ पैसा लेके आओ, अपना हिस्सा रखो, हमको दो। अगर मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा राजनीति है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग या जो भी सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए। इससे पहले तक आज तक 15-20 साल तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। पैसा देके कुछ भी करा लो, और पैसा में तो पूरा बेच रहे हैं। आप देख लीजिए रेडी टू ईट में कितनी सारी महिलाएं काम कर रही थी पूरा छत्तीसगढ़ में। 2200 या 22,000 महिला थी जो काम कर रहे थे, उनको उठा के ठेका में दे दिए। रेत खदान जो पंचायत वाले काम करते उठा के ठेका में दे दिए। ऐसे सारे काम को उठा के ठेका में दे रहे हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, मात्र पैसा। इनको पैसा जहां से भी आए पैसा वसूलो और कुछ भी कर लो। ये सरकार में कूला छूट है ऐसा जी। ये बताइए, विधानसभा में आप मुद्दे उठाते हैं तो आप भी अपोजिशन में हैं, भाजपा भी अपोजिशन में है, तो भाजपा के साथ कभी तालमेल नहीं होता कि भाई इस मुद्दे को आप लोग भी उठाओ? नहीं, बीजेपी वाले भी विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। हम दोनों का मकसद एक ही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में, जो गलत हो रहा है उसके बारे में आवाज उठाना। आवाज उठाते हैं और तालमेल। हम लोग तो गिने चुने विधायक में से बहुत कम है, तो हमारा कोई ज्यादा उपस्थिति नहीं है, लेकिन हम लोग अपने तरीके से जितना मौका मिलता है, जो शासन की जो गलत नीति है, गलत काम है, इसके बारे में पूरा ताकत से अपनी आवाज रखते हैं। और बीजेपी वाले भी इस बात को सहयोग भी करते हैं और हम लोग भी सहयोग करते हैं। वहाँ पे ये जितना काम है, कारखानों का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, या कंस्ट्रक्शन या रेत घाट का काम, इसमें कौन लोग करते हैं, कौन सक्रिय हैं, किसको मिलता है ये काम? वही आप समझ जाइए, जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार, जिन लोग पैसा जहां ऊपर आका के पास पैसा पहुंचा रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट के अब बाकी रखो और बाकी पहुंचाओ, कुछ रखो बाकी पहुंचाओ, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और किसके संरक्षण में है आप समझ रहे हैं, सरकार किसकी है, और उसी के सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तो काम करने की ये स्थिति है कि 5 लाख का कोई ठेका, अगर कोई स्कूल में फिनाइल का बाथरूम टॉयलेट साफ करने का अगर काम भी आता है, तो वहां बंगला से फोन आता है, पता नहीं बंगला कहाँ से है। अधिकारी बताते हैं कि 5 लाख के उस काम के लिए भी न ऊपर से बंगले से फोन आया, आदेश आया कि इस काम को ये आदमी अमुक आदमी करेगा। इस टाइप से स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ में। इतना स्तर तो नहीं गिरा था अभी तक के, जहां तक मैं राजनीति में 20 साल से हूँ। 20 साल में मैं आज तक ऐसा भ्रष्टाचारी सरकार नहीं देखा जो कि अभी जो चल रही छत्तीसगढ़। ये अजीत जोगी जी जब थे मुख्यमंत्री, उस समय आप थे कहीं राजनीति में? हाँ, मैं था। मैं शुरू से छात्र टाइम से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा जी। तो ये 2000 से 2003 तक जोगी जी मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री। उस समय नहीं था ऐसा भ्रष्टाचार? कभी नहीं था, कभी क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहा होगा। अभी जिस हिसाब से खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम पैसा दो और कुछ भी कर लो, ऐसा मैं समझता हूँ। अजीत जोगी नहीं, अजीत जोगी के पहले का भी जो शासन रहा होगा, जब मध्य प्रदेश रहा होगा, उस टाइम भी ऐसा नहीं था। अभी तो खुलेआम, मतलब अब मेरे बात में जाइए, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। यहाँ तो किसको, हर व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोरी करके एक हिस्सा ऊपर पहुंचा रहा है और खुलेआम से इनका संरक्षण प्राप्त है। बस
लूट चला है और पूरा लूट रहे हैं लोग पूरे छत्तीसगढ़ को। अब ये बतलाइए मुझको, ये चुनाव सामने है जी 6 महीने बाद, जी अभी आप जोगी कांग्रेस में हैं। एक चर्चा पहले ये थी कि आप और धर्मजीत जो हैं, 2 लोग भाजपा में जाने वाले थे, ऐसी चर्चा थी। जी। अगले चुनाव में आप कहाँ रहने वाले हैं? देखिए मेरा कभी खुद नहीं मालूम, तो मैं आपको क्या बताऊं। देखिए हमारी पार्टी मेरा स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अजीत जोगी जी के जाने के बाद हमारी पार्टी का ग्राफ गिरा है और लगभग पतन की स्थिति में है। वही मैं सुनने में आ रहा है कि माननीय अमित जोगी जी भी अपने पार्टी का विलय कर रहे हैं किसी अन्य क्षेत्रीय दल में या किसी राष्ट्रीय पार्टी में, मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है। अब रही कांग्रेस और भाजपा, तो कांग्रेस में जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखता। तो अगर कोई या तो बैठे रहेंगे, निर्दलीय हमको चुनाव लड़ना नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, इसलिए लोग चर्चा वही कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम पूरे इस सरकार का विरोध किए हैं, इसलिए चर्चा इसी प्रकार की है। ये जोगी कांग्रेस की ये दुर्गति क्यों हुई? जोगी जी पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ के, मेरा उनसे उठना बैठना भी था, बहुत काबिल माने जाते थे, आईएएस अफसर रहे हुए थे, वो प्रशासक थे, अच्छे छत्तीसगढ़िया थे, छत्तीसगढ़ को जानते थे। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जब कभी भी अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए कि जोगी जी अगर जीवित रहते, आज जोगी जी राजनीति में रहते, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे आज ये पार्टी इस चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती। और हमारी कम से कम अभी जो पिछले बार 5 सीट जीते थे, तो मैं कहता हूँ कि 20 से 25 सीट अगर जोगी जी जीवित रहते तो जरूर हम लोग इस आने वाली जो सरकार बनती, इसमें हम लोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती। लेकिन माननीय जोगी जी अब नहीं रहे, तो पार्टी को संभालने वाला, देखने वाला कोई नहीं बचा, उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, इसलिए इस स्थिति में आए। नहीं तो जोगी जी रहते तो प्रश्न ही नहीं था। आज छत्तीसगढ़ की राजनीति अलग ही रहती अभी की स्थिति में। तो ये मिसेस जोगी अभी जो हैं, रेणु जोगी, ये अपनी तबीयत वगैरह के कारण ज़्यादा काम नहीं देख पाती हैं। मैडम अब सौम्य सरल है और ज़्यादा स्वास्थ्य के कारण समय नहीं दे पाती राजनीति में, इसलिए अब उनका इतना वर्क नहीं रहा जैसा होना चाहिए। तो अमित जोगी तो पूरा समय देते हैं पार्टी के मामलों को। अमित जोगी जी तो समय देते हैं, लेकिन अमित जोगी जी जैसा करना चाहिए पार्टी के लिए वैसा नहीं कर सके वो। अमित जोगी जी ऐसे है बहुत ही टैलेंटेड, लेकिन जिस हिसाब से लोगों को संगठित करके रखना था, एकजुट करके रखना था, अगर अजीत जोगी जी के जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी वही थे, अगर वो अच्छे से सबको संगठित करके रखते, अच्छे से काम करते, तो आज छत्तीसगढ़ में सही में बहुत अच्छी स्थिति रहता। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी पूरा बिखर गई है और इनको संभाल नहीं पाए अमित जोगी जी। तो अगले चुनाव में आपको जोगी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी जैसे सुनने में आ रहा है जोगी कांग्रेस अब किसी पार्टी में विलय कर रही है। हाँ, तो लेकिन आप तो पार्टी के गिने चुने 2 विधायकों में से एक हो। धर्मजीत तो सस्पेंड पड़े हैं, आप और मिसेस जोगी 2 हैं जी। उनमें भी रेणु जोगी जो हैं वो तो अमित जोगी की माता जी हुई। तो विधायक तो कहने के लिए आप अकेले हो, घर के बाहर के, वो भी नाम मात्र का। अभी जैसे मेरे भी समाचार माध्यम से पता चलता है कि हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी, जिसका मैं विधायक हूँ, मेरे को खुद नहीं मालूम है, समाचार माध्यम से और टीवी के माध्यम से पता चलता है कि टीआर ने तेलंगाना वाले या किसी के साथ विलय होने वाले जा रहे हैं बोल के। तो ये स्थिति है पार्टी की, इसीलिए बोला पार्टी में कोई संभालने वाला ही नहीं है, या हो सकता है। लेकिन आप परिवार के बाहर के अकेले विधायक बचे हो, धर्मजीत तो सस्पेंड हो गए, तो आपसे सलाह मशविरा नहीं किया गया कि हमको टीआरएस में विलय करना है, नहीं करना है? मेरे को जानकारी भी नहीं है, अभी तक एथेंटिक जानकारी नहीं है, इसीलिए बोला कि पार्टी हमारी ना तितर बितर हो गई। और बहुत बहुत शुभकामना है कि अगर ऐसा विलय भी कर रहे हैं तो मैं इसका अगर एक काम अगर कर भी रहे हैं तो माननीय अमित जोगी जी को मैं शुभकामना दूंगा कि ये अच्छा काम करने जा रहे हैं। क्योंकि वो तो नहीं संभाल पाते छत्तीसगढ़ में इस पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को। अगर टीआरएन के साथ में, बीआरएस के साथ में अगर गठबंधन करके छत्तीसगढ़ में अगर अच्छे से मेहनत कर दें तो जरूर परफॉर्मेंस मिल जाएगा अच्छा। अगर अपने दिमाग का, जो उनका तेज दिमाग है, उसका सदुपयोग करे तब बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर विलय हो जाएगा तब तो वो पार्टी तेलंगाना की पार्टी है ना? हाँ, तो आप उस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ोगे अगला? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, यानी आपका मामला जो है वो जोगी कांग्रेस में पूरा हो गया है। हाँ,
मैं अगर स्पष्ट कहूं तो ये मेरे उस पार्टी के लिए अंतिम क्षण है बस ये। हाँ आचार संहिता लगे चाहे जैसे भी हम लोगों को समय मिले, हाँ। हम पार्टी से इस्तीफा देंगे। और क्या पार्टी तब दूसरे पार्टी विलय होगी तो ऐसे ही अलग होगा, वैसे ही अलग हो वैसे ही अलग होगा, तो बात ही नहीं है। हाँ क्योंकि हमारा ताल में ना मतभेद हम लोग बीच में बहुत है। हाँ माननीय अमित जोगी जी के साथ और हमारा मतभेद है, बहुत सारे हाँ। मतभेद है, और हम लोग के साथ एक प्लेटफॉर्म में हम लोग नहीं चल सकते। कौन से मुद्दे हैं मतभेद के? यही सब मुद्दे जैसे कि आप बताएं, अभी BRN में अभी विलय कर रहे हैं, हाँ हम अगर जानकारी ही नहीं है। हाँ अब मैं जैसे क्योंकि खुल के अगर हर बार बोलता है, हम भी बोल दूंगा, तो वो अपना एकाधिकार चलाना चाहते हैं पार्टी में, न किसी को बताना, न किसी को सलाह मशुरा करना, न किसी सीनियर से। अभी जो विलय करने जा रहे हैं इसमें कम से कम जोगी कांग्रेस से कुछ अभी भी कुछ गिने चुने लोग थे, वो मेरे संपर्क में थे। उन लोग लगातार फोन करके बोल रहे थे हम लोग क्या करें, कैसा करें, हम लोग का मतलब हमको भी कोई जानकारी नहीं है। तो इस टाइप से अगर स्थिति रहा तो कहाँ कोई साथ में रह पाएगा। आपकी रेणु जोगी से कभी बात हो पाई इस बारे हाँ, में? हमेशा मैडम से हमेशा बात होती रहती है, और मैडम से हमेशा स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिलता रहता है। लेकिन अब मैडम उस स्थिति में नहीं है कि पार्टी की कोई फैसला कर सके या कुछ आगे कुछ करे। मैडम स्वास्थ्य के कारण अभी आराम की स्थिति में है, और टोटल भले हमारे पार्टी के अध्यक्ष वो हैं, लेकिन हर किसी को मालूम है संचालन तो हमारे छोटे जोगी जी चला रहे हैं पूरा। आप तो अभी बोले तो मेरे को याद आया कि अच्छा हाँ, अध्यक्ष तो वो है, मुझको याद भी नहीं था, भूल गया था मैं थोड़ा, क्योंकि वो दिखती नहीं है कहीं हाँ, फैसले अध्यक्ष और लेते राष्ट्रीय हुए। अध्यक्ष वही है हमारे। हाँ जी। अब ये उस स्थिति में ये बताइए कि अमित जोगी की पत्नी जो हैं ऋचा जोगी, वो भी तो पिछला चुनाव लड़ी थी ना? हाँ, लड़ी शायद थी, बहुत कम वोट से हारी है। बहुत कम वोट से हारी थी। तो उनका भविष्य आपको दिखता है, राजनीतिक भविष्य, वो लड़ेंगी तो? हाँ, उनका भविष्य है। हाँ, ऋचा भाभी ऐसे बहुत ही सौम्य व्यवहारिक है। हाँ उनसे सबसे अच्छे से बात करती हैं। हाँ जोगी परिवार में ऐसे सब अच्छे हैं, सिर्फ मात्र हमारे जोगी जी को छोड़ देगा, रवि जोगी जी को, हाँ तो ऋचा जोगी जी भी बहुत अच्छी महिला है। उनका भी अच्छा कद रहा है, राजनीति में अच्छा उनका भी भविष्य पूरा अच्छे से दिखता है। और मैडम रेणु जोगी तो है ही है। मात्र यही हमारे अमित जोगी जी थोड़ा सा लाइन लेवल से थोड़ा बाहर हो गए, बाकी तो सभी अच्छे हैं परिवार में। एक समय ये बात भी चल रही थी ना कि जोगी कांग्रेस जो है उसके विधायक कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस में विलय हो जाएगा जोगी कांग्रेस का। मुझको 2-3 साल पहले की ऐसी याद पड़ रही है। उस वक्त शायद अमित जोगी या रेणु जोगी की तरफ से ऐसी कोशिश भी हो रही थी। हाँ, बीच में हुआ था। क्या था वो मामला? बीच में जब जोगी जी जब जीवित थे तो उनकी इच्छा थी, रेणु जोगी की भी इच्छा थी कि कांग्रेस में विलय हो जाए बोल के। पता नहीं फिर उस टाइम क्या हुआ, कुछ बातचीत चला था, इतने मेरे जानकारी में है। उसके बाद ऐसा कुछ क्या कारण रहा फिर पता नहीं हो सका। आपसे चर्चा नहीं हुई? नहीं, चर्चा नहीं। तो आप पार्टी के गिने चुने विधायकों में से थे, जोगी जी के रहते हुए भी आपसे पूछताछ? नहीं, जोगी जी के रहते था, कोई दिक्कत नहीं था। जोगी जी हमेशा हर चीज का डिस्कस भी करते थे, बताते भी थे, और हम लोग को उसके ऊपर विश्वास भी था। जोगी जी जो फैसला कर दे हम लोग साथ में रहते थे। उनके फैसले पे हम लोग कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। जोगी जी का जो फैसला था सबके हित में, सबका हित को देख के फैसला करते थे, इसलिए कभी ऐसा नहीं रहा। जोगी जी जब चाहते अगर विलय करना तो उस टाइम में हम लोग हर चीज में सहमति था जोगी जी के साथ में। जोगी जी जो फैसला लेते हम लोग जोगी जी के साथ में। उस टाइम देवराज सिंह जी भी जिंदा थे। देवराज सिंह जी भी से उनका आपस में सब इन लोगों का चर्चा होते रहता था, और हमको जानकारी उनके माध्यम से मिलते रहता था, लेकिन हम लोग सब सहमत थे उसकी हर चीज से। जी। तो देवव्रत के जाने के बाद जब 3 MLA बचे आप लोग, तो उसमें से आप लोगों के 2 लोगों के, आपके और धर्मजीत के, जी, इनके 2 के भाजपा में जाने की चर्चा चल रही थी कि आप लोग भाजपा में जा रहे हैं, तो दल बदल नहीं होता, 3 में से 2 लोग चले जाते तो उसी को रोकने के लिए शायद धर्मजीत को सस्पेंड किया या ऐसा कुछ था। हाँ, ऐसे शायद तक हमारे छोटे जोगी जी को यही लगा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उनको थोड़ा सा भय हो गया था। हाँ, कि ये दोनों छोड़ के चल देंगे और पार्टी शायद तक पार्टी का दूसरा टाइप की स्थिति आ जाएगा, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। तो ऐसे कोई मंशा नहीं थी, स्पष्ट कहूँ तो ऐसा कोई मंशा नहीं थी। हम लोग अमित जोगी जी के साथ में नहीं जम रहा था, तो हम लोग अपना एक तो अलग होके 2-3 होके हम लोग अलग जाना चाहते थे पार्टी छोड़ के, ये तो तय था। अलग पार्टी बना लेते, भले भाजपा में नहीं जाते। अगर संविधान के हिसाब से देखें तो हम लोग को 2 मिल के एक तो विधानसभा हम लोग मान्यता लेना पड़ता, उसके बाद हम लोग कहीं भी जा सकते थे।
अलग होने के लिए एक दल बनाते दो मिल के, और संविधान के हिसाब से अगर दल बनाते 2/3 हो जाते, और हम लोग कहीं भी चल देते। और शायद तक यही कारण हो सकता होगा कि धर्मजीत सिंह को निष्कासित कर दिया, ताकि उनको निलंबित नहीं, निष्कासित किया है। हाँ, तो मैं 2 बार निलंबित बोल दिया, निष्कासित कर दिया है उनको पार्टी से जी। तो वो जोगी कांग्रेस में नहीं है, विधायक दल में अब। हाँ, नहीं है। तो अब आप भी अलग नहीं हो सकते पार्टी से, यानी आपकी पात्रता विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। हाँ, तो आप चुनाव के करीब आके अपना रास्ता खुद ढूंढोगे। हाँ, बस थोड़ा दिन तो बचा है, ज़्यादा दिन कहाँ बचा है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना और। तो तेलंगाना की पार्टी से इनके गठजोड़ का या उसमें विलय का क्या है भविष्य, क्या चर्चा है ये? अब मेरे को जानकारी नहीं है, जहाँ तक मैं समाचार माध्यम से सुनने में आया जैसे जितना जानकारी आपको उतनी जानकारी मेरे को है कि तेलंगाना वाले राव जी के पार्टी में जा रहे हैं, केसीआर की पार्टी। केसीआर पार्टी में, और जाएंगे तो अगर अच्छे से, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से काम करे, अगर अमित जोगी जी और अपने केसीआर का अगर सपोर्ट मिले, एक वहाँ क्षेत्रीय पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में अपना बनाना चाह रही है, इनको सपोर्ट मिले तो निश्चित रूप से यहाँ क्षेत्रीय पार्टी का तो उदय हो जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। ऐसा? हाँ, भले वो पार्टी तेलंगाना के नाम की है। हाँ, तो भी हाँ, तेलंगाना के नाम से नहीं है वो अब वो भारत राष्ट्र समिति बन गई, BRS। हाँ, तो तेलंगाना के नाम से नहीं, पूरे नेशनल लेवल में बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर जोगी कांग्रेस के जो भी लोग बचे हुए ये हैं, अगर विलय हो जाता है तो आपको अपना भविष्य उसमें दिखता है क्या, उस क्षेत्रीय पार्टी में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमारे माननीय जोगी जी के साथ में, हमारे अमित जोगी जी के साथ में मतभेद है हम लोगों का, और हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म में हम लोग को नहीं जम सकता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, और उनको शुभकामना है। अब ये बतलाइए, धर्मजीत सिंह से आपका तालमेल अभी क्या है? आप दोनों एक साथ हाँ, बहुत अच्छे एक साथ दोनों भाजपा जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, धर्मजीत सिंह जी हमारे नेता हैं, और बिल्कुल उनसे कल ही उनके साथ कल बुलाएं, कल कुछ विशेष चर्चा करना है। तो अब धर्मजीत सिंह जी जैसा निर्णय ले, उनको भी मैंने खबर भेजी है बातचीत के लिए आने के लिए। जी जी जी। तो मेरा उनसे बहुत पुराना वास्ता है, धर्मजीत सिंह से। बहुत ही सीनियर नेता है, सुलझे हुए हैं, और दिग्गज नेता है छत्तीसगढ़ के, तो उनका जो भी डिसीजन होगा हम साथ में रहेंगे उनके। तो आप दोनों अगर भाजपा जाना तय करते हैं तो भाजपा में वो धर्मजीत भी जाने के लिए तैयार हैं भाजपा? धर्मजीत सिंह जी तय करेंगे कि जाना कहाँ है, मैं उनके साथ में हूँ। ऐसा? हाँ, वो सीनियर है, यानी आप धर्मजीत के पार्टी में हो? हाँ, मैं उनके साथ में हूँ। वो जिधर जाएंगे मैं उधर रहूंगा साथ में। लेकिन मुझको जितना याद पड़ रहा है कि धर्मजीत सिंह का कांग्रेस के आज के लीडरशिप में कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस में उनके मतभेद, टकराव बहुत हैं। अब धर्मजीत भैया इतने सीनियर हैं, वो इतने सीनियर हैं कि उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो पहली बार विधायक बना हूँ। धर्मजीत सिंह तो मध्य प्रदेश के टाइम से हैं, और बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ में राजनीति किए हैं, तो उनके भविष्य के बारे में मैं क्या बताऊं, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और इतना है कि मैं उनके साथ में हूँ, तो जो भी करेंगे सोच समझ के सही फैसला करेंगे। एक चीज़ बतलाइए मुझको कि आप भाजपा में जाते हैं तो कोई टिकट की शर्त वगैरह लगा के जाएंगे कि मुझको आप कैंडिडेट बनाएंगे बलौदा बाजार से? नहीं, तो मैं आऊँगा? नहीं, कोई शर्त नहीं। ऐसा मैं तो किसी पार्टी में अगर जाऊँगा भी तो मैं ये रहेगा कि वो खुद वो सर्वे करवाए, खुद वो जनता से जाके पूछे कि अगर सही में अगर हमको लगे कि हम इस लायक हैं, या आपको लगे या जनता को लगे, तब हम उतरे चुनाव में। नहीं तो कोई जबरदस्ती का ऐसा नहीं कि मैं ही विधायक हूँ तो अगली बार मैं ही विधायक बनूं, या मेरे खानदान का कोई लड़का बने। कोई हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अधिपति नहीं है। राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो राजा महाराजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा, तो ऐसा नहीं है। वो हम लोग जनप्रतिनिधि, जनता चुनती है तब बने हुए हैं, कोई अधिपति नहीं है। इसलिए ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं अभी विधायक हूँ तो आगे भी मैं ही विधायक रहूँ, मेरा लड़का विधायक रह गए। वो जनता और पार्टी तय करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई शर्त नहीं है। यानी एक अधिपति वाली पार्टी को आप भुगत लिए, वो काफ़ी है आपके लिए? जी जी जी, ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल अधिपति वाली तो पार्टी। ये जो तजुर्बा है आपका, इसकी वजह से भी सोच रहे हैं कि अधिपति नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक विधानसभा की बात किया। अच्छा, एक विधानसभा की, जैसे कुछ लोग विधायक बनते हैं ना, एकदम चिपक जाते हैं। एक बार विधायक बने तो नहीं, अब मेरे को बनना है विधायक, या मेरा लड़का विधायक बने, या पत्नी बने, या मेरे खानदान के बने। अरे और भी मौका मिले। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा रहती है विधायक बनने का। एक बार ये भी बन के देख ले, जन सेवा करके कैसा होता है, उनको भी अनुभव मिले। जरूरी नहीं कि हम ही है तो हम ही रहें।
तो आप अगर भाजपा जाएंगे, भाजपा टिकट नहीं देगी तो भी आप पार्टी में रहेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल, ऐसा? निशर्त। लेकिन कांग्रेस में आपके और धर्मजीत के जाने का नहीं दिख रहा है आसार। अभी तक की स्थिति में तो वही है। अभी तक की स्थिति देखा जाए तो धर्मजीत सिंह जो डिसीजन लेंगे मैं उनके साथ में हूँ। हाँ। और माननीय धर्मजीत सिंह का जहाँ तक मेरा है, माननीय विधायक महोदय का, हाँ। वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मेरा भी अंदाज है। जी तो आप बिना पार्टी वाले धर्मजीत की पार्टी के मेंबर हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं ये बोल सकते हैं कि मैं धर्मजीत सिंह का एक समर्थक हूँ, एक उनका कट्टर समर्थक हूँ। अब वो नेता जिधर जाएगा उधर ही जाएंगे, उधर ही रहेगा। यानी इतना तय है? हाँ जी, ये एक लॉयल्टी तय है? हाँ जी जी बिल्कुल तय है, और मैं धर्मजीत सिंह के साथ में हूँ। अब मुझको बताइए, जो चुनाव 6 महीने बाद होना है उसमें बलौदाबाजार विधानसभा सीट, जी, इस सीट पे मुद्दे क्या रहेंगे? जो भी कैंडिडेट रहेंगे, यानी कैंडिडेट तो कांग्रेस, भाजपा, कोई और कोई भी हो सकते हैं वहां पर। बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव में, बहुत सारे हाँ, मुद्दे हैं मुद्दे वहाँ। बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे? बलौदाबाजार देखो औद्योगिक क्षेत्र रहा है। हाँ, तो वहाँ मुद्दे तो सही में बहुत सारे हैं कि जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार के क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र है, रोजगार जिस हिसाब से सीमेंट संयंत्र उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाया है। और जिस हिसाब से बलौदाबाजार विधानसभा का विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। जिस हिसाब से वहां से राजस्व प्राप्ति होती है उस प्रकार के बलौदाबाजार का विकास होना था वैसा नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे काम है जो बलौदाबाजार में होने थे जो इस कांग्रेस शासन के कारण नहीं हो पाया। बलौदाबाजार में श्रमिकों की संख्या लंबी चौड़ी है, 12 से 15,000 20,000 श्रमिक है वहाँ। और उसके होने के बावजूद जबकि बहुत अच्छा खासा पैसा वहां से रेवेन्यू होता है ईआईसी के लिए, और ईआईसी से वहां के एक हॉस्पिटल भी नहीं है श्रमिकों के लिए। अच्छा। जबकि वो अधिकार है बलौदाबाजार में। ऐसे बहुत सारे काम है जो कि बिल्कुल नहीं हो पाया। दूसरा ये बताइए कि वहाँ डीएमएफ का पैसा भी कुछ होगा, क्योंकि बहुत खदान लंबा वगैरह- चौड़ा पैसा है। हमारे डीएम की राशि 120 करोड़ के आसपास है। 120 करोड़? 120 करोड़ अगर कोरबा के क्षेत्र अगर छोड़ दे, जो कोयला खदानें हैं, आयरन ओर की दंतेवाड़ा को दंतेवाड़ा छोड़ सबको छोड़ दें। दें, तो उस एरिया को छोड़ के मैदानी एरिया में बलौदाबाजार नंबर 1 में है डीएमएफ की राशि के तो लिए। पैसे का क्या होता है? आप बंदर बाट होता है, दुरुपयोग होता है। आप जांच करवा लीजिए, मैं आज चुनौती देता हूं, आप जांच करा लीजिए। ये पैसे का सीधा बंदर बाट होता है। बंगला से आदमी वहां जाते हैं हाँ। और 9 करोड़ रुपए का बीज आवंटन करना है किसानों के नाम से, वहां पे कार्य आवंटन होता है। और आज तक ऐसे कोई किसान नहीं है जिसको एक दाना बीज का मिला होगा। ऐसे ना जाने पैसे कितनों सारे कहाँ गए, कहाँ घपला हो गए, ये एक तो जांच का विषय है। पूरा बंदर बाट है, पैसा पूरा बिक रहा है 30% 35% में। मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, मेरे को मालूम है पूरे प्रभावित क्षेत्र जहाँ सीएसआर राशि का पैसा खत्म करना था, डीएमएफ का पैसा जहाँ खर्चा करना है 50%, 36 गांव है मेरे विधानसभा के सबसे ज्यादा। और आज तक देखने के लिए मिलता सिर्फ सप्लाई, कभी साइकिल सप्लाई कर दो, किसान को कुछ काटने का मशीन सप्लाई कर दो जिसकी रेट 10,000 है, वो 40,000 तक के वहां बांट रहे हैं। और पूरा परसेंटेज का खेल है। आप बंगला में आओ, आप 30% आप यहाँ दो, 30% देने के बाद बाकी आप काम लो, बाकी पैसा में आप जितना पैसा कमा लो, वो आपकी कैपेसिटी ऊपर है। खुला ऑफर है, अब कौन कर रहे हैं आप समझ सकते तो हैं। ये एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा रहेगा, लेकिन जनता ये सब नीचे तक के बताना पड़ेगा। ये सबको उन लोग इतने गहराई तक नहीं जा पाते। नहीं, लेकिन आप वहाँ पे 4.5 साल से विधायक हो, आप बोल रहे हो कि ये सिलसिला लगातार चल रहा है वहाँ पे, यही चल रहा है। हाँ, मुद्दा रहेगा। और आप अपोजिशन के विधायक हो, सत्ता का विधायक जो है उसको तो कम गुंजाइश रहती है खुल के बोलने की, जी, क्योंकि उसी की सरकार है। क्या हाँ, बोले, चाह के नहीं बोल पाते, चाह के भी नहीं बोल पाते। लेकिन आप तो जोगी पार्टी के विधायक थे और कोई प्रेम भी नहीं है अमित जोगी का सरकार के साथ में, जिसकी पार्टी में आप थे। और उनसे भी प्रेम, तो मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुला तो मेरा ये कहना है, हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, हाँ, तो इस 4.5 साल में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को क्यों नहीं समझा पाए कि ये हो रहा है अब भ्रष्टाचार? बता रहे हैं सबको, बता रहे, उन लोग भी क्या करें। असहाय है जो हमारे विधानसभा के क्षेत्र है, जो प्लांट से लगे हुए एरिया है, उन लोग तो सब जान रहे हैं ऐसा हो रहा है बोल के। गांव वाले सब जानते हैं, जनता सब जान रही है, भ्रष्टाचार का आलम है, खुलेआम आलम है। लेकिन ये पैसा जो है ये तो खदानों से जो प्रभावित होता है इलाका, जी, उसके भलाई के लिए है ये, ताकि खदानों का प्रभावित क्षेत्र में खर्चा करने का 50%। प्रभावित क्षेत्र जो है जी, उसमें प्रदूषण से जो नुकसान हुआ है, खदान के प्रदूषण से जो नुकसान हुआ है,
उसके रिपेयरिंग के लिए है, उस इलाके के भलाई के लिए है ये। तो इसमें क्या इस तरह से सप्लाई का खेल चल रहा है? बताया ना, बंदर मार्ट पूरा हो रहा है। अगर आप तो जांच करवा लें अच्छे से, जांच करवा लें तो ना जाने कितने लोग जेल पहुंच जाएंगे इसमें। ऐसा ये इतना ज्यादा बंदर बाट हो रहा है। जिस प्रभावित क्षेत्र में जो पैसा खर्चा करना था 50%, आप उठा के देख लीजिए कहाँ वो उस क्षेत्र में कुछ खर्चा हो रहा है। सिर्फ बंदर बाट हो रहा है, मात्र पैसा को लूट रहे, खा रहे, परसेंटेज हिसाब से बिक रहा है वो। तो आप इसको समझा पा रहे हो वोटर्स को कि नहीं समझा पा अब रहे जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस बात को जाने और इनको जवाब दे, और इन लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, हंसीता बात है, इन लोग जाएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में विकास हुआ, बोला विकास की गंगा बह गई, ये है वो है, दुनिया भर का बोलेंगे। और एक साइड बोलते हैं बोला विकास नहीं हुआ। तो मेरे समझ में नहीं आता, आप दो बात में मत करो भाई, विकास हुआ या नहीं हुआ। आप एक बात बोलिए, विकास नहीं हुआ तो फिर आप बड़ा बड़ा डिंग मत कहो कि बोला कांग्रेस की सरकार में पूरा विकास हुआ। अगर विकास अगर हुआ तो फिर विकास नहीं हुआ कि काहे बोलते छत्तीसगढ़ में। नहीं, ये कौन बोलता है कि विकास कांग्रेस नहीं के नेता हमारे बलौदाबाजार विधानसभा में घूमते हैं। हाँ। और एक तरफ बोलते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, हर काम हो रहा है, और एक तरफ बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ। अच्छा, यानी आप वहाँ विपक्ष के विधायक हो इसलिए विकास नहीं हुआ है, विकास ऐसा नहीं हुआ बोलते बोलते हैं। और एक नेता बोलता है सब जगह जाके विकास हुआ। तो आप लोग पहले तय कर लो विकास हुआ कि नहीं हुआ। और मैं खुलेआम में बोलता हूँ विकास नहीं हुआ। आप लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं विकास हुआ विकास हुआ। अच्छा, आप वहाँ के विधायक रहने के बाद भी बोल रहे हो कि विकास नहीं हो पाया? बिल्कुल नहीं हुआ। बलौदाबाजार में जैसा विकास होना था वैसा विकास बिल्कुल नहीं हुआ। और मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं है। हाँ। मेरे को, मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं, मैं इस क्षेत्र को फिर मैं बोल रहा हूं। हाँ। मेरे बोलने में कोई संकोच नहीं है। जिस प्रकार से बलौदाबाजार का विकास होना था बिल्कुल विकास नहीं हुआ। हाँ। जिस प्रकार का वहां डीएफ की राशि है बलौदाबाजार का विकास होना था वैसा नहीं हुआ। हाँ। और जिस प्रकार के बलौदाबाजार का महत्वपूर्ण विधानसभा है वहां विकास होना था बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास के नाम में जीरो है, अंडा है। और ये सब ये कांग्रेस की सरकार है जो वहां उनको शायद तक ये लगता है कि बलौदाबाजार के जो निवासी हैं उनके मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी अन्य प्रदेश में आता है, किसी अन्य देश में आता है, या कोई दूसरे ग्रह का है बलौदाबाजार विधानसभा। इसीलिए उसको एकदम नदारद करके छोड़ दिए, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री नहीं है ना वो, क्योंकि विपक्ष के विधायक नहीं है वहां के। नहीं तो ये इस चुनाव के बाद में इसको के चंद्रशेखर राव के इलाके में आ जाएगा क्या ये सबसे, अब वो ये समझे कांग्रेसी लोग, अब यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा ऐसा चुनाव का, यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। एक तरफ तो बोलते हो आप विकास हुआ, नहीं, एक तरफ मुझको ये बतलाइए, विकास अगर नहीं हुआ है तो क्या इसलिए नहीं हुआ कि आप वहाँ विपक्ष के विधायक थे, या इसलिए नहीं हुआ कि आपने कोई मेहनत ही नहीं की? इसलिए नहीं हुआ कि मैं विपक्ष का विधायक हूं और मेरे जितने भी मांग है जानबूझ के लोग काट देते हैं। विकास के लिए जो राशि आवंटन होता है, हम लोग को विकास का राशि आवंटन नहीं होता। कोई भी काम अगर हम स्वीकृत कराना चाहते हैं तो उसको अटका देते हैं। तो किसका अटका रहे हैं? मतलब आप सीधा भेदभाव कर रहे हैं। मेरे साथ थोड़ी, मैं तो अभी विधायक हूं, हो सकता है ना हूं आने वाले समय में, लेकिन आपकी जनता तो आपकी है, आप सबके मुख्यमंत्री हैं। आप कांग्रेस पार्टी बस के मुख्यमंत्री नहीं है, काहे भूल जाते हो आप पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उसके मुख्यमंत्री हैं। आप ऐसा किसी के साथ भेदभाव करोगे तो आप तो सीधा सीधी बात है कि आप अवहेलना कर रहे हो बलौदाबाजार वाले के साथ में, सीधा अवहेलना कर रहे हो। अब आप भी उसके राजा है, उनका आपकी प्रजा है, उनका अगर कोई काम स्वीकृत होने जाता है तो काहे लोग रोक देते हैं उसको? कि मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि आप छत्तीसगढ़ के नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के आप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ये बतलाइए प्रमोद जी कि वहाँ जाति का स्ट्रक्चर क्या है, जाति का ढांचा क्या है बलौदाबाजार सीट पर? वो पिछड़ा वर्ग वहाँ ज़्यादा स्थिति में है वहाँ बलौदाबाजार में, और उसके बाद ST SC सभी प्रकार की जातियाँ हैं वहाँ। ऐसा जी। तो लेकिन पिछड़ा वर्ग अगर ज़्यादा है, ST SC भी ज़्यादा है, तो एक ब्राह्मण कैंडिडेट रहते हुए आप कैसे जीते वहाँ से? नहीं तो हर जगह जातिवाद नहीं चलता ना। ऐसा हर जगह जातिवाद अगर चले तो फिर राजनीति में फिर हर जात की जिसकी जाति हिसाब से अगर चुनाव होने लग जाए तो वो सिर्फ गिने चुने लोग होते हैं जो जाति के हिसाब से वोट देते हैं। मैं समझता हूं कि विधानसभा के 50% या 60% ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति देख के चुनाव वोट देते हैं, और 40% ऐसा लोग होंगे जो कि पार्टी देख के वोट देते हैं। आपके पहले गणेश शंकर वाजपेयी जी वहाँ रहे? हाँ, कांग्रेस के विधायक थे, 2 बार के विधायक थे। 2 बार विधायक रहे, वो भी ब्राह्मण रहे वो। हाँ।
ब्राह्मण वाली या जाति वाली कोई बात नहीं है। अब वो क्षेत्र की जनता जिसको पसंद करेगी वही जीतेगा, चाहे वो कोई भी जाति का हो। सांसद कौन है आपके वहाँ के? हमारे माननीय सुनील सोनी जी हैं। अच्छा, सुनील सोनी जी हैं, उनके संसदीय सीट पे रायपुर आता है। लोकसभा है हमारे बलौदा बाजार। रायपुर लोकसभा है, तो उनका आना वहाँ होता है, हाँ, उनसे हमेशा आपका संपर्क होता है? हमेशा सक्रिय रहते हैं हमारे। हमको गर्व से कहेंगे कि सुनील सोनी जी हमारे सांसद हैं। ऐसा? और ऐसा सांसद है जो कोरोना काल में भी हाँ। लोग घर में घुसे हुए थे, सुनील सोनी जी कोरोना काल में हाँ। सब हॉस्पिटल में जाके सब क्षेत्र में दौरा करके, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत हो, चाहे किसी दवाई की जरूरत हो, चाहे एम्बुलेंस की जरूरत हो, हमेशा घूम के मेहनत की है। उनको मैं अच्छा। बहुत ही प्रशंसा करूंगा हाँ। कि ऐसे सक्रिय और अच्छे लोकसभा हमको सांसद मिले हैं बलौदा बाजार के लिए, रायपुर लोकसभा के लिए। आपका प्रवेश भाजपा में हो गया लग रहा है मुझको आज। अब है ही है, समझो अब क्या, हमको गठबंधन करके, हम नगर पालिका हम लोग गठबंधन करके बनाए हैं। ऐसा? हाँ, नगर पालिका भी हम लोग जीते गठबंधन में, और जनपद में भी गठबंधन में जीते हैं। हाँ, मैं आपकी बात के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अभी सुनील सोनी जी कल या परसों ही हमने यहाँ इंटरव्यू किया है उनका जी। उन्होंने बताया कि कोरोना में उन्होंने क्या क्या किया। नहीं किए हैं। हाँ, बहुत अच्छे से किए। कल परसों ही बात हुई है मेरी। आज मेरे ख्याल से हम उस इंटरव्यू को पोस्ट भी करेंगे। अच्छा, जी जी जी। नहीं किए हैं, सुनील सोनी जी बहुत ही सक्रिय हैं, और हमको अच्छा लगता है भाई कि हमको ऐसा सांसद मिला जो 12 बजे रात को भी अगर कोई किसी की जरूरत पड़े तो एक बार में फोन उठाते हैं। वो इस बात को लेके फर्क नहीं किए कि आप दूसरी पार्टी के एमएलए हो। मैं नहीं चाहे कोई भी उनके पास जाए। हाँ। मैं नहीं चाहे किसी भी पार्टी के जाए, कोई भी उनकी मदद के लिए जाए, बिल्कुल हमेशा मदद करते हैं। किसी पार्टीगत नहीं, ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी वाले की मदद किए, कांग्रेस वाले की नहीं की, अन्य पार्टी वाले की नहीं की, जो भी उनकी मदद के लिए गए हैं हमेशा उसको सहयोग किए है। अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से सहयोग किए वो। धर्मजीत जी कहाँ से लड़ना चाहते हैं चुनाव? अब 2-3 विधानसभा है। हाँ। अब तखतपुर, पंडरिया, लोरमी, अब तीनों में से पता नहीं उनका मंशा कहाँ की है। हाँ। लेकिन मेरे को लग रहा है कि तखतपुर से चुनाव लड़ेंगे वो। हाँ। तखतपुर से तैयारी उनकी चल रही है। हाँ। अब वो बड़े नेता हैं, उनके प्रदेश स्तर के। हाँ। तो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ जी। इन्हें उनका मैं विधानसभा के भीतर का काम देखता हूँ, बाहर का काम देखता हूँ, दोनों जगह ठीक रहता है। हाँ, बहुत अच्छा है। कई विधायक हैं एक जगह ठीक रहता है, या तो कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक है या असेंबली ठीक है। नहीं, वो बड़े नेता है ना, और कब जमाने से है, विद्याचरण शुक्ल जी के साथ में रहे हैं। हाँ। और उस टाइम से बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़ा कद है उनका। उनका फेस ही बहुत बड़ा है। हाँ। और वो इतने अच्छे से समझते हैं राजनीति को, उनका जीवन पूरा बीत गया उसी में। तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग तो अपना कंपेयर कभी उनसे कर नहीं सकते। वो इतने बढ़िया से, और ये जितना विधानसभा बता रहा हूँ सभी में वो टच में है। सभी विधानसभा में उनके कार्यकर्ता आज भी हैं। ऐसा ना जी। ये बतलाइए, बलौदा बाजार से कांग्रेस और भाजपा के कौन से नामों की चर्चा सुनते हैं आप? बहुत सारे नाम है, और मैं नाम ना लूं तो ज्यादा अच्छा नहीं, रहेगा। इसमें क्या है, मैं तो केवल चर्चा की बात कर रहा हूँ। आप टिकट दे रहे हो ना, मैं टिकट दे रहा हूँ। बहुत सारे चर्चा है कांग्रेस में, आज करीब 8-9 नाम है। कौन कौन से नाम है कांग्रेस में? हमारे तो सबसे पहले हमारे विद्याभूषण शुक्ला जी है, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अच्छा, छाया वर्मा जी हैं, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो वहाँ चर्चा में है। और एक जिनको आपने हराया था कांग्रेस के जनकराम वर्मा जी हैं, पूर्व विधायक, वो भी लड़ना चाहते हैं वहां से। अब वो लड़ना चाहते नहीं चाहते मेरे चर्चा जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे को जैसे चर्चा में आती है, मेरे को लगता है कि लोग सब तैयारी में हैं, चुनाव लड़ेंगे बोल के। ऐसा? हाँ। और भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग हैं, बहुत सारे नाम जैसे मैं कम लोगों को जैसे कि जानता हूं। हमारे टंगराम वर्मा जी हैं, अदिति बघमार जी हैं, द्वारका वर्मा जी हैं, हाँ। और लक्ष्मी वर्मा जी हैं, लक्ष्मी बघेल जी हैं, हाँ। हमारे टेसूलाल धुरंधर जी हैं, धनंजय साहू जी हैं। हाँ। ऐसे मेरे मतलब बहुत सारे नाम हैं, 10-11 नाम हैं ऐसे। अच्छा। जो दावेदार हैं। और ये दोनों पार्टी में जो नाम आप गिना रहे हैं, इसमें मुझको कुर्मी कैंडिडेट ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा स्थिति है क्या वहाँ पे? नहीं, ठीक बोले। हाँ। क्योंकि कुर्मी क्षेत्र इसलिए ज्यादा, कुर्मी का संख्या विधानसभा सबसे ज्यादा रहा है। देखिए, जाति एक हकीकत है भारतीय चुनावी राजनीति में, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। जब कोई पार्टी टिकट देती है, अभी तक जनरली ये हुआ कि कुर्मी कैंडिडेट पहली पसंद रही है, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो। बलौदा बाजार हाँ, हमेशा रही है। अच्छा। हाँ, हमेशा जब से गणेश शंकर वाजपेयी जी के बाद कुर्मी प्रत्याशी ज्यादा रहे हैं। हाँ। इसलिए कुर्मी अब उन्हीं लोग ज्यादा राजनीति में है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सही दावेदार उनमें, अब ठीक बोले, मैं भी ध्यान नहीं देता, लेकिन उनमें दावेदार ज्यादा है उनमें। और ऐसे कांग्रेस में ऐसा नहीं है। मैं तो केवल जो सरनेम सुन रहा हूँ उससे मैं अंदाज लगाया। जी जी जी।
कह सकते हैं इसलिए कि बड़ा उनका संख्या ज़्यादा है। हाँ। और इसलिए राजनीति में सक्रिय भी ज़्यादा रहते हैं। नहीं, सभी जात के लोग सक्रिय, ऐसा नहीं कोई एक जाति के। हमारे अब योग्यता ऊपर है, चाहे कोई भी जाति की रहे। अब कोई सेन भी है तो वो उनकी संख्या कम है लेकिन वो भी सक्रिय है, तो दावेदार तो वो भी कर सकते हैं दावेदारी। हाँ, लेकिन उनका वोट बैंक अगर कहा जाए कि उस जाति के हिसाब से अगर देखो तो कम है। अब मैं घूम फिर के उसी बात पे दोबारा आ रहा हूँ कि चुनाव को 6 महीना बाकी है। जी, ये विधानसभा का सत्र अभी 22 तारीख को शायद खत्म हो जाएगा। 21 तारीख को 18 से 21 तक के। 18 से 21 ये आखिरी सत्र है। इसके बाद आपका असेंबली का कोई काम बचता नहीं है। जी, तो आपकी क्या स्थिति रहेगी भाजपा में जाने का जो है, वो आप किस समय के लिए सोच रहे हैं? इस सेशन के बाद सोच रहे हैं कि चुनाव के समय सोच रहे हैं, क्या है? धर्मजीत भैया इसका डिसीजन लेंगे। हाँ, मैं शुरू से बोला कि हमारे नेता वही है। मान लिया, हाँ। बड़ी अच्छी बात है किसी का इतना सम्मान करना, लेकिन मैं एक अंदाज आपका समझना चाह रहा हूँ। अंदाज मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होने के बाद कोई काम तो हाँ, काम नहीं रहेगा। मैं अपने पार्टी से इस्तीफा दे सकता हूँ। हाँ, और उसके बाद फिर हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो कोई बाई इलेक्शन होना नहीं है वहाँ हाँ, पे। बाई इलेक्शन होने ही नहीं आप है वहाँ पे वर्तमान या भूतपूर्व विधायक बने रहेंगे इस्तीफा देने के बाद। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम जो है किसी से डिस्कस कर लेंगे उसके लिए। हाँ। विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होगा। हाँ। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। हाँ। उसके बाद हम लोग आजाद हो गए। एक शायद उसमें आता है कि पेंशन वगैरह कितने कार्यकाल के बाद बनती है। धर्मजीत के साथ ये दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आपका चूंकि पहला कार्यकाल है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। पेंशन की भरोसा थोड़ी ना है। अगर कुछ रहा ऐसा कोई हुआ तो छोटा प्रॉब्लम है। ऐसा कोई टेक्निकल छोटा प्रॉब्लम होगा तो छोड़ देंगे। क्षेत्र का काम प्रभावित ना हो। हाँ। या कुछ दिक्कत ना जाए, इसको ध्यान में देना है। और अगर ऐसा कुछ रहा तो अब धर्मजीत भैया से कल मुलाकात है। हाँ। कब उसके बारे में कल ही बताएंगे वो कैसे करना है आगे बोल के। तो प्रमोद, मेरी शुभकामनाएं। आप जिस पार्टी में भी रहें, अच्छे विधायक साबित हों, जीत कर आए अच्छे से, जो चुनाव लड़े। बिल्कुल, ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक। अभी आपने बलौदा बाजार के जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद कुमार शर्मा की बात सुनी। वो बड़ा साफ साफ बोलते हैं तमाम चीज़ों को। उन्होंने कोई चीज़ नहीं छुपाई। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो धर्मजीत तय करेंगे वो वहाँ जाएंगे। धर्मजीत किसी कुएं में कूदेंगे तो वो उसमें साथ कूदने को तैयार रहेंगे। उनके शब्द नहीं है, लेकिन उनकी भावना ये है। तो बड़ी बात रहती है कि राजनीति में कोई एक दूसरे का इतना सम्मान करे, क्योंकि खुद उनको अपनी जोगी पार्टी में इतना भी सम्मान नहीं मिल पाया कि पार्टी दूसरे प्रदेश के किसी पार्टी में विलय कर रही है और अपने गिने चुने इक्का दुक्का विधायक से भी राय ले ले। उनकी पार्टी ने उनको इतना सम्मान भी नहीं दिया। धर्मजीत सिंह जी को तो निष्कासित ही कर दिया। लेकिन ऐसे में प्रमोद कुमार शर्मा अगर मजबूती से उनके साथ खड़े हुए हैं तो इसमें दोनों की कुछ कुछ खूबियां दिखती हैं मुझको। खैर, हम अगले किसी विधायक को लेकर आपके सामने फिर आएंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, उनकी पार्टी की बात करेंगे, उनकी तैयारी की बात करेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। और आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको YouTube चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, उसकी कोई फीस नहीं है। फिर मिलते हैं।